से जो खुशी मिलती है वो पैसों से नहीं मिलती। यस, क्योंकि वही बात कि अगर हम पैसों से खुशी हासिल कर रहे हैं तो फिर वो रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, राइट। हमें एक चीज़ चाहिए, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, कोई उस रेस का एंड नज़र नहीं आ रहा होता। दैट्स वाई पीपल से कि मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, क्योंकि वो हैप्पीनेस फिर बदल बदल के और में तब्दील हो जाती है। क्लियर? The Necklace by Guy de Maupassant is a story that follows the same theme and the same pattern that we are just going to read about. So let's get to it. सबसे पहले हम ऑथर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। और ऑथर का इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है भाई? अब चैप्टर में राइटर का नाम क्या लिखा हुआ था? गाय डी मोपासेंट, राइट। इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी रिने एल्बर्ट गाय डी मोपासेंट। कितना बड़ा सा नाम है इनका। 1850 to 1893 ही वॉज अ 19th सेंचुरी फ्रेंच ऑथर। अगर आप लोग ये नाम जरा गौर से पढ़ें तो इंग्लिश नेम ऐसे नहीं लिखे होते, राइट। ई के ऊपर जो छोटा सा एक लाइन बनी हुई है और डी आपके पास लिखा हुआ है। यूजुअली जो अमेरिकन और इंग्लिश नेम्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। ये नेम्स का फॉर्मेट कहाँ का है? फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ही वॉज अ फ्रेंच ऑथर। ही इज रिमेंबर्ड एज अ मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि मास्टर का मतलब है इनसे ज़्यादा बेहतरीन और कोई शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिख पाया आज तक। His stories are characterized by economy of style and efficient structure, यानी कि इनकी स्टोरीज में असल फोकस किस बात पे? स्टाइल के ऊपर, चीज़ों को बताना किस तरीके से। स्ट्रक्चर का मतलब प्रॉपर तरीके से 1 by 1 सीक्वेंस में हो ताकि रीडर को आसानी से समझ आ जाए, कोई बहुत डिफिकल्ट तरीका ना हो। Many are said during the Franco-Prussian War of the 1870s। अब ये फ्रैंको प्रशियन का मतलब क्या है भाई? इनकी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? फ्रैंको प्रशियन वॉर, या किस ज़माने में लिखी गई हैं? फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रैंको का तो मतलब फ्रांस होगा, राइट एवरीवन। तो ये प्रशियन का मतलब क्या? पहली बार सुना है? कुछ नहीं होता। फ्रैंको प्रशियन वॉर बेसिकली इट्स द फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। तो फ्रैंको का मतलब है फ्रांस एंड प्रशियन बेसिकली इज यूज फॉर जर्मनी, सही है। देयर इज अनदर बिग कंट्री इन यूरोप। तो इन दो मुल्कों के दरमियान की जो जंग थी दैट इज कॉल्ड द फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये बात समझ आ गई सबको? याद रहेगा ये? प्रशियन इज यूज फॉर जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने इस ज़माने में यूरोप में बहुत लड़ाइयाँ की हैं। अब ये वॉर कब हुई है? 1870s में हुई है। अब गाय डी मोपासेंट ने भी उसी ज़माने के बैकग्राउंड के ऊपर डिफरेंट अपनी स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है। ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज। वाओ, कितना ज़्यादा! 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 6 नॉवेल्स, 3 ट्रैवलॉग्स, ट्रैवल बुक्स का मतलब ट्रैवलॉग्स, एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स। वर्स का मतलब क्या होगा? वर्स का मतलब होता है पोएट्री या पोम, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वर्सेस का मतलब है एक इन्होंने पूरा का पूरा बुक का एडिशन निकाला है। किस चीज़ का? पोम्स या पोएट्रीज का। क्लियर हो गई ये बात? हिज फर्स्ट पब्लिश स्टोरी, इसका नाम क्या है? बुल डी स्विफ्ट। अब ये नाम भी मतलब मुश्किल सा लग रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में होगा ये? इनका ताल्लुक कहाँ से था? फ्रांस से था। तो ये बुल डी स्विफ्ट कौन सी लैंग्वेज होगी? फ्रेंच लैंग्वेज होगी, राइट। इसका मीनिंग बड़ा मजे सा है। इसका मीनिंग है बॉल ऑफ फैट, यू नो। स्टोरी के अंदर अलग इसका मतलब होगा, ठीक है। हिज स्टोरीज आर सेकंड ओनली टू शेक्सपियर। वाओ, कितना बड़ा ये इनके लिए अचीवमेंट है कि शेक्सपियर के बाद अगर किसी की स्टोरीज को बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश हुई हैं तो वो गाय डी मोपासेंट हैं शेक्सपियर के बाद। ज़रा सोचें, बहुत सारी मूवीज़ भी इनके स्टोरीज के ऊपर बन चुकी हैं। सेवरल ऑफ मोपासेंट शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग ला प्योर, एक और स्टोरी का नाम आ गया जो आज हम पढ़ रहे हैं, द नेकलेस। दे वर अडेप्टेड एज एपिसोड्स ऑफ टेलीविजन सीरीज, यानी कि मूवीज़ तो बनी ही है स्टोरीज़ के ऊपर, लेकिन कुछ ड्रामास की स्पेसिफिक एपिसोड्स को भी इनकी स्टोरीज़ के ऊपर बेस किया गया, ठीक है। दैट शोज़ यू कि कितना रिमार्केबल इनका असर था लिटरेचर और मीडिया के ऊपर। क्लियर एवरीवन? और इनका एंड कब हुआ? 1893 में ही डाइड एज वेल, बट स्टिल ही हैज़ लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट। यहाँ से सबको क्लियर है बेटा? ऑथर के इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट डू वी हैव नाउ? अब है हमारे पास स्टोरी के बारे में बुक में इंट्रोडक्शन खास नहीं है। इट दिस इज समथिंग दैट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज। द नेकलेस इज अ शॉर्ट मोरल स्टोरी।
जब भी हम कहीं मोरल लिखा हुआ देखें तो इसका क्या मतलब होता है? मोरल का मतलब होता है इस कहानी में आपको क्या मिलेगा, एक सबक मिलेगा। उर्दू में हम बोलते हैं सबक आमूज कहानी, ठीक है। तो नेकलेस भी आपके पास एक सबक आमूज कहानी है। इस कहानी के जरिए रीडर्स को लेसन दिया जा रहा है कुछ करने और कुछ ना करने का, ठीक है। अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, यानी कि इंसान, ज़्यादातर लोग अपनी अपीयरेंस पे फोकस रखते हैं, हम ऐसे दिखें, हम वैसे दिखें, ये करें वो करें वो करें, लेकिन असल में रियलिटी इंसान की कुछ और होती है, ठीक है। दिस वॉज रिटन इन 1884 बाय गाय डी मॉपसेंट। इट्स अ फिक्शन स्टोरी। फिक्शन का मतलब होता है असल या झूठी कहानी। फिक्शन का मतलब है अनरियल, जिसका हकीकत से ताल्लुक ना हो, सच्ची कहानी नहीं है। इट फॉलोज द थीम्स ऑफ ग्रीड वर्सेस जेनरोसिटी। ग्रीड का मतलब क्या है? लालच, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, राइट। और जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? देने वाला हाथ, दूसरों की हेल्प करना, जेनरस होना दूसरों के लिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी जहाँ पे है एक नेकलेस, लेकिन इस नेकलेस के लिए कुछ ऐसे काम हुए हैं कि वो थीम ग्रीड, जेनरोसिटी, वेल्थ, पुअर्टी इसके दरमियान में घूम रही है। अच्छा, अब देखो, बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द एक्चुअल चैप्टर, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ज़रा अपनी मेमोरी रिकॉल करें और मुझे बताएं कि एक स्टोरी के कितने पार्ट्स होते हैं। स्टोरी ऐसे तो नहीं बन जाती ना, ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन। प्ले के अंदर भी ऐसे होता है। तो स्टोरी में क्या क्या कुछ होता है? स्टोरी में आपको थीम चाहिए होती है, ऐसा ही है। स्टोरी में आपको प्लॉट चाहिए होता है कि आपके जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं स्टोरी में वो आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात, आपको स्टोरी में कैरेक्टर्स चाहिए और आपको डायलॉग चाहिए, ऐसा ही है। हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। तो अभी भी जब हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज़ इट? इट्स द एलिमेंट्स। उसमें सबसे फर्स्ट वन कौन सा है? कैरेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर आपके पास सबसे मेन कैरेक्टर है। इनके ऊपर बेसिकली ये कहानी पूरी की पूरी आप समझ लें कि रिवॉल्व इनके घूम रही है। मैथिल्डा लुइज़, ठीक है। मैथिल्डा जो है वो किनकी बेगम है? मिस्टर लुइज़ल की बेगम है, सही है। द ग्रीडी वाइफ ऑफ अ क्लर्क, इनके हस्बैंड जो मिस्टर लुइज़ल हैं वो कौन है? वो एक क्लर्क हैं। Who seeks wealth and believes it will bring her happiness. मैथिल्डा क्या बिलीव करती है? पैसे और मटेरियल्स जमा कर सकती हैं वो अच्छा है, बिकॉज उसको लगता है उसकी खुशी इन्हीं चीज़ों में। यानी कि शी डजंट थिंक कि मुझे और कहीं खुशी हासिल करने के लिए जाना है, मैं अच्छे से अच्छे कपड़े ले लूँ, अपने घर में ज्वेलरी जमा कर लूँ, फर्नीचर अच्छा ले आऊँ, यू नो, पैसे तो खुशी, दैट्स व्हाट शी बिलीव्स। शी रिमेन्स मिजरेबल इन मिडिल क्लास। अब मसला क्या है कि उनका ताल्लुक़ है मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ होने का मतलब है कि जाहिर है उनके पास इतने सारे फाइनेंसेस नहीं हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो बेचारी इसीलिए मिजरेबल रहती हैं। बिकॉज शी ऑलवेज स्ट्राइव्स, उनकी कोशिश क्या है? अब मैं दिखने में एटलीस्ट अमीर जैसे अमीर लोग, यू नो, अब है तो नहीं, लेकिन शी स्टिल वांट्स कि लोगों को मैं इम्प्रेस कर सकूँ इस तरह से कि उन्हें लगे मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत ये है, बहुत वो है। सो दैट्स हर लाइफ। शी बोरोज ज्यूल्स फ्रॉम अ रिच फ्रेंड। अब क्या करती हैं इस कहानी में? स्पेसिफिकली जो नेकलेस है वो इसे अपने किसी दोस्त से बोरो करती हैं, बिकॉज शी थिंक्स कि ज्वेलरी के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकती किसी पार्टी में। एंड देन होता क्या है? शी लूजेज द नेकलेस। और फिर लूज़ करने के बाद वो क्या कुछ करेंगी, व्हाट विल हैपन आफ्टर हर इन हर लाइफ, किसी और का लेके आप अगर खो दें तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अ स्टोरी कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को मिजरेबल बना देता है, ठीक है। कैरेक्टर सही है। अब सेकेंड इनके हस्बैंड है मॉन्जियर लुइज़ल। मॉन्जियर बेसिकली इज़ अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी क्या है? हम सिंपल इसे मिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके हस्बैंड जो हैं वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी फाइनेंसेस वही हैं जो उनकी बेगम के हैं, लेकिन ही इज़ कॉन्टेंट। इनको ऐसी मिजरेबल का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बुरा फील करना, ऑफुल, ठीक है। तो मैथिल्डा के हस्बैंड बेशक क्लर्क हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, कोई इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ही इज़ कंटेंट विथ हिज हम्बल लाइफ स्टाइल। वो अपनी सिंपल सादा ज़िंदगी से मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। और उससे ऊपर बढ़ के बात क्या, ही इज़ जेनरस। जेनरस का मतलब है ना होने के बावजूद भी वो कभी किसी की हेल्प करने से रुकते नहीं हैं, जितना भी हो उसमें से भी दूसरों की हेल्प कर देते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली द ऑपोजिट ऑफ हिज वाइफ। इनकी वाइफ कभी ये सब नहीं करेंगी, ठीक है। अब एक और यहाँ पे कैरेक्टर है, वो है मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर मैथिल्डा की दोस्त हैं, ठीक है, और वो इनके मुकाबले में ज़्यादा अमीर है मैथिल्डा से।
और मैडम फॉरेस्टर जो हैं उन्हीं से मैटिल्डा वो नेकलेस बोरो करके लाती हैं। और जाहिर सी बात है कि मैटिल्डा की ज़िंदगी इन्हीं के अराउंड घूम रही है कि उसके पास ये, मेरे पास वो नहीं, उसके पास वो, मेरे पास ये नहीं। तो मैटिल्डा की पूरी ज़िंदगी आप समझें, अब मिडिल क्लास फैमिली में है तो ये सब कुछ तो नहीं होगा ना उनके पास, बट स्टिल शी वॉन्ट्स ऑल ऑफ दैट। और वो कैसे भी मिल जाए, लोगों की सिर्फ दिखाने की खातिर ही मिल जाए, दूसरों से उधार लेके, उस पर भी है बिल्कुल तैयार है। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हुए कैरेक्टर्स। कहानी स्टार्ट हमारी हो रही है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर मैटिल्डा, एंड द राइटर इज डिस्क्राइबिंग हर एज अ प्रिटी चार्मिंग गर्ल, लेकिन साथ में देयर इज अनदर थिंग मेंशन दैट शी वाज अ मिडिल क्लास गर्ल। दैट मीन्स मैटिल्डा जो है उनका ताल्लुक़ है एक बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से। मिडिल क्लास का मतलब है दे आर नॉट सुपर रिच, दे आर नॉट लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, एक नॉर्मल सी सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऑर्डनरी सी। शी वॉज मैरिड टू लुइज़, इनके हस्बैंड का नाम है लुइज़, जो कि खुद एक क्लर्क हैं, इसका मतलब इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। ही वर्क्स एंड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Though born and married in a modest family, she has always dreamed about being rich. यानी कि she was born into a middle class family. इनकी शादी भी middle class family में हुई, as Louisa is a clerk. But she only daydreams, यानी कि इनकी ज़िंदगी के ख्वाब सिर्फ एक चीज़ के बारे में, और वो क्या चीज़ है? वो ये है कि मुझे अमीर होना है। She was unhappy with her life क्योंकि जाहिर सी बात है she isn't rich right now, and because of that she couldn't afford का मतलब वो क्या नहीं खरीद सकती थी? fine clothes, अच्छे कपड़े। couldn't attend the grand parties, क्योंकि grand parties का मतलब है बड़ी बड़ी जो parties होती हैं वो कौन देता है? वो elites देते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो बुलाते भी elites को ही हैं, दूसरों को तो नहीं बुलाते हैं। She always dreamt of owning a large collection of fancy clothes, यानी कि बचपन से और अभी तक और आगे चल के भी इनका ख्वाब सिर्फ एक है, वो क्या है कि मेरे पास बहुत बड़ी सी कलेक्शन हो फैंसी क्लोथ्स की, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर क्लोथ्स, महंगे महंगे, अनएक्सपेंसिव ज्वेलरी, यानी कि बहुत ही वैल्यूबल ज्वेलरी के पीसेस भी हो मेरे पास। बट ऑफ कोर्स शी कुडंट, लेकिन जाहिर सी बात है रियलिटी इज़ दैट शी कैन नॉट अफोर्ड देम। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, हर हस्बैंड कम्स होम एंड हैंड्स हर एन इन्विटेशन। ही हैंडेड एन इन्विटेशन, और बहुत एक्साइटेड थे उनके हस्बैंड, खुद भी एक्साइटेड थी। शी ओपनड इट, उसमें इन्विटेशन था एक ग्रैंड पार्टी का एट द मिनिस्ट्रल मेंशन। शी टॉस्ड इट असाइड, लेकिन मैटिल्डा का रिएक्शन क्या है? शी इज़न्ट वेरी हैप्पी, शी इज़ एक्चुअली अ लिटिल बिट सैड एंड एंग्री। और क्या कहती है वो टॉस फेंकने के बाद उसको एक साइड पे कि व्हाट गुड इज़ दैट टू मी, मेरे लिए इसमें क्या रखा है, मैं क्या करूँगी इस पार्टी में जाकर? Her husband says, I thought you would be thrilled, you would be excited. Thrilled का मतलब तुम बहुत खुश होगी इसको लेके, क्योंकि you never had a chance to go out. हर कोई जाना चाहता है, but बहुत कम लोग जा पाते हैं. Most important people will be there. She gave him a sour look and cried, What do you think I would wear? यानी कि मैटिल्डा की ज़िंदगी में सबसे बड़ा भी मसला क्या चल रहा है? She doesn't have anything to wear. अपनी मॉडर्न ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली. That doesn't mean she has nothing. बट शी इज़ सो एंग्री एंड सो सैड कि मैं पार्टी का क्या करूँ जब मेरे पास कोई पहनने के कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी पार्टी में? दैट शोज़ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कि मैटिल्डा जस्ट वॉन्ट्स टू फोकस ऑन हर अपीयरेंस, दैट्स द ओनली थिंग शी फोकसेस ऑन, कि सबसे अच्छे लगूँ, सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत, ऑल। तो उनके हस्बैंड का ये कहना कि यू कैन वेयर द ड्रेस जो कि तुमने लास्ट टाइम थिएटर की एक आउटिंग में पहना था, अचानक से वो रोना शुरू हो जाती हैं। शी बर्स्ट इनटू टेयर्स। बर्स्ट इनटू टेयर्स इज़ एन इडियम, इसका मतलब है वो रोना धोना, यानी कि बहुत ही एक्सप्रेसिवली रो रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं। ही गैस्प्ड, वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि हैं ये क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया तुमको? तो मैटिल्डा बहुत मुश्किल से अपनी विल पावर जमा करके अपने रोने को थोड़ा सा चुप करके वो बोलती हैं, ओ नथिंग, कुछ भी नहीं, लेकिन बस आई डोंट हैव एनी पार्टी ड्रेस, मेरे पास पार्टी के अंदर पहनने वाला ड्रेस नहीं है, तो फिर मैं पार्टी नहीं जा सकती जब पार्टी वाला ड्रेस ही नहीं है। तो ही asked her how much would the outfit cost। बेचारे इनके हस्बैंड बहुत शरीफ से हैं, he wants her to be happy। तो वो पूछते हैं अच्छा तो बताओ कि अगर हम सही आउटफिट ख़रीद लें तो कॉस्ट, उसकी कीमत क्या होगी? शी थॉट इट ओवर फॉर सेवरल सेकेंड्स, वो कुछ सेकेंड सोचती है इस बारे में, एंड देन शी कीप्स ऑन थिंकिंग कि भाई कितने पैसे लगेंगे, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, नो शी इज़ डूइंग ऑल द कैलकुलेशन इन हर माइंड। और फिर वो अपना अलाउंस, यानी कि जो मंथली इनके हस्बैंड इनको पैसे देते हैं, उसके बारे में सोचती हैं। और फिर वो कहती हैं फाइनली, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, मे बी 400 फ्रैंक्स, यानी कि कितने पैसे चाहिए इन्हें? 400 फ्रैंक्स।
पाकिस्तानी करेंसी में हम रुपीज़ बोलते हैं, राइट? इनकी करेंसी में फ्रैंक्स है, तो कहीं 400 फ्रैंक्स चाहिए होंगे, और उसके बाद ये पैसे के ज़रिए मैं एक सही किस्म का आइडियल आउटफिट खरीद सकती हूँ, जो कि अभी मेरे पास है ही नहीं। इनके हस्बैंड ये सुन के सैडेंड, उदास हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ही हैड सेव दैट मच फॉर अ राइफल। इन्होंने एग्जैक्टली यही अमाउंट एक और चीज़ के लिए रखा हुआ है, वो है इनकी राइफल। राइफल इज़ अ गन जो अक्सर शिकार, हंटिंग ट्रिप्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड दैट्स व्हाट ही हैड प्लान कि मैं अपने दोस्तों के साथ हंटिंग, शिकार के ऊपर जाऊँगा, और उसके लिए बहुत दिनों से इनकी ये सेविंग चल रही थी। और जाहिर सी बात है मैटिल्डा को भी पता होगा इस बारे में, ऐसा कैसे नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी वो ये पैसे इनको दे देते हैं बेचारे। एज द पार्टी नेड, अब पार्टी करीब आ रही है, पैसों से उन्होंने अपने कपड़े भी ले लिए हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्टी नज़दीक आती जा रही है, मैटिल्डा सीन सैड, मैटिल्डा और उदास होती जा रही हैं। अब भाई आउटफिट तो रेडी है, सो व्हाट्स द इशू? इनके हस्बैंड यही पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू सैड नाउ, यू हैव गॉट द मनी, यू हैव गॉट द ड्रेस, व्हाट्स द इशू? तो वो आंसर करती हैं, आई एम एम्बेरस्ड, अब मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब क्या हो गया भाई, कपड़े तो आ चुके हैं तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी। अब कपड़े लिए हैं तो कपड़ों की मैचिंग की ज्वेलरी भी लेनी है, और मैटिल्डा के पास तो ज्वेलरी है ही नहीं। हर हस्बैंड सेड, अच्छा तो फिर बोरो सम फ्रॉम रिच फ्रेंड, तुम अपनी रिच फ्रेंड से बोरो कर लो। रिच का मतलब अमीर। इनकी अमीर दोस्त कौन है? मैडम फॉरेस्टियर। हस्बैंड कहते हैं कि तुम उनके अच्छी खासी दोस्ती है तुम्हारी, यकीनन वो तुम्हें मना नहीं करेंगी, तुम उनसे जाके बोरो कर लो और फिर पार्टी में पहनने के बाद वापस दे देना। अगर कोई बहुत अर्जेंटली नीड ना हो तो वी वोंट आस्क आवर फ्रेंड्स कि भाई हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर दो या ये कर दो। जब कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है तब हम ऐसे किसी से मदद मांगते हैं, ऐसा होता है। यहाँ पे मैटिल्डा का कंसर्न क्या है? पार्टी में ज्वेलरी पहननी है, और उसके लिए शी इज़ गोइंग एंड आस्किंग अदर्स कि आप मेरी मदद कर दें, मदद कर दें, चंदा मांग रही है, ऐसा लग रहा है, राइट? तो वो कहती हैं कि अरे मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में, अभी मैं जाके काम करती हूँ। नेक्स्ट डे फ़ौरन पहुँच गई। शी वेंट टू हर फ्रेंड, उनकी फ्रेंड ने भी, बड़ी वो ग्रेसफुल हैं, बड़ी वो जेनरस हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा बॉक्स सामने ला के रख दिया। पिक आउट समथिंग, कुछ भी तुम इसमें से ले लो जो तुम्हें पसंद है। मैटिल्डा फाउंड अ डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस को उठाने से पहले ही हर हार्ट बीट फास्टर, यानी कि दिल जोर जोर से धड़क रहा है। शी इज़ अ बिट एंशियस कि डायमंड है भाई, बड़ा महंगा है, बड़ा एक्सपेंसिव है, लोग क्या मुझे देख के बड़ा खूबसूरत समझेंगे। हर हैंड्स शुक, उनके हाथ लिटरली कांपना शुरू हो गए जब वो उसे उठा रही थी। कुड आई बोरो दिस वन, क्या मैं इसको ले सकती हूँ, बोरो कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अपने दोस्तों ने बड़े खुशी खुशी हक किया, नेकलेस अपने साथ लिया और बड़े खुशी खुशी वापस अपने घर आ गई। फाइनली पार्टी आई, पार्टी की नाइट आई। एवरीबडी वॉज वेरी एलीट्स आए हुए थे वहाँ पे, सब बड़े एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए। मैटिल्डा वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन। उन तमाम लोगों में भी मैटिल्डा मैनेज टू गेट द स्पॉटलाइट। She was looking very beautiful. She was smiling. She was warm. She was stylish. The prettiest one. यानी कि सबसे ज़्यादा prettiest मैटिल्डा ही थी वहाँ पर. Everybody, including the minister, noticed her. जो chief guest minister थे, he also couldn't stop himself from noticing Matilda. So she was just having, the time of her life. Her fantasy had actually come true. She danced joyfully and had a wonderful time. जिंदगी का अपना बेहतरीन वक्त यहाँ पे गुजार रही हैं वो. अराउंड 4 o'clock पार्टी खत्म हुई तो मैटिल्डा वापस घर आए, और घर आने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? अ शैबी कैब। कैब का मतलब होता है टैक्सी, और शैबी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही वॉर्न आउट, यानी कि कोई चीज़ जो कि आपको लगे कि बहुत ही टूटी फूटी हालत में है, बहुत ही वॉर्न आउट, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो हम कह सकते हैं धक्का स्टार्ट वाली टैक्सी ली उन्होंने, अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए, डायमंड का नेकलेस पहना हुआ है, एंड देन रियलिटी हिट सर। घर वापस कैसे आई हैं? एक पुरानी धुरानी सी टैक्सी के अंदर। शी केम होम विद हर हस्बैंड। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ? बिफोर शी वेंट टू बेड, वापस घर आ गए थे, पार्टी में बड़ा एंजॉय किया, शी हैड अ लॉट ऑफ फन। अब जब वो घर आई तो उसने कहा यार वापस बिस्तर पे जाने से पहले मैं अपने आप को एक दफ़ा दोबारा से शीशे में तो देखूँ। शी वॉन्टेड टू हैव वन मोर लुक एट हर ड्रीम, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, डायमंड ज्वेलरी, पार्टी। अब जब वो जाती हैं शीशे के पास देखने के लिए, शी नोटिस समथिंग। वो नोटिस क्या करती हैं? द बोरोड डायमंड नेकलेस वॉज गॉन। डायमंड नेकलेस, हीरे मोतियों का नेकलेस जो कि बोरो किया हुआ था, इट्स गॉन, वो है ही नहीं, कहीं गिर गया है, कहाँ गया है? हर हस्बैंड सेड व्हाट्स रॉन्ग, बिकॉज शी वॉज क्राइंग आउट कि डायमंड नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। वो बताती हैं उसे कि आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स नेकलेस, नेकलेस खो चुका है, डायमंड का नेकलेस। हस्बैंड भी उनके परेशान हो जाते हैं कि भाई दैट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, कैसे खो गया? दे सर्च्ड एवरीवेयर, अपार्टमेंट में हर चीज़ के नीचे, फर्नीचर के नीचे, खिड़की, दरवाज़ा, हर जगह, बट फाउंड नथिंग।
ही रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स। ट्रेस करने का मतलब होता है फॉलो करना, रिट्रेस का मतलब है हर कदम जो उठाया था उसके पीछे दोबारा से वैसी 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 जाना। सर्चिंग फॉर आवर्स, घंटों ढूंढा 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 बट नहीं मिला। हर हस्बैंड केम इन अराउंड 7 o'clock। 7 o'clock पे वो दोबारा आए हैं क्योंकि वो वहाँ मिनिस्ट्रियल मेंशन भी चले गए थे ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिला। He had no luck, had given up all the hope। इन लोगों को नहीं मिला, ढूंढते रहे तो फिर आप क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। Louisel was dejected and horrified। Louisel तो बिल्कुल dejected, सारे पैसे लुइसल को देने हैं, ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग हैं, नहीं दे सकते हैं। हॉरिफाइड का मतलब परेशान हाल, डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा, यानी कि अ पर्सन हु जस्ट हैज़ नो होप कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, बिल्कुल मायूस, बिल्कुल परेशान। क्योंकि डायमंड्स ख़रीदना कोई आसान काम तो नहीं है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो डिजेक्टेड का मतलब है कि जब आप बिल्कुल डिसहार्टेड हो चुके हैं, कोई आपके अंदर इमोशन, कोई होप ही ना बचा। अब खैर ये लोग करते क्या हैं, ही हैड नो लक फाइंडिंग द नेकलेस, बाय द एंड ऑफ द वीक दे हैड गिवन वी मस्ट रिप्लेस इट। अब इनको कुछ नहीं करना, इन्हें सिर्फ रिप्लेस ही करना है। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, ख़रीद के करेंगे। सो दे गो टू द मार्केट, दे फाउंड अ नेकलेस, नेकलेस मिल भी जाते हैं बिल्कुल उसकी तरह का, लेकिन उसकी कीमत कितनी है, 40,000 फ्रैंक्स। 40,000 फ्रैंक्स का वो डायमंड नेकलेस है। कपड़ों के लिए इन्हें कुछ 100 फ्रैंक्स चाहिए थे, वो इतना मुश्किल था इन लोगों के लिए, तो ये 40,000 फ्रैंक्स कहाँ से आएंगे। जब वो मार्केट में बात करते हैं कुछ कंसेशन के डिस्काउंट की, तो फाइनली दे गेट अ फ्यू कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है और वो 40,000 से कम करके 36,000 में आ जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू गेट 18,000 फ्रैंक दे अगेन हैड टू सॉरी नॉट 18,000 बल्कि 36,000 फ्रैंक्स जमा करने के लिए भी इनके पास कोई पैसे नहीं थे। तो लुइसल बेचारों की इनहेरिटेंस यानी कि उनके फादर ने मरने के बाद जो उनको पैसे छोड़े थे उसमें 18,000 फ्रैंक्स मिले थे, वो सारे के सारे इसमें चले गए। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी सब के सब बोरो किए दोस्तों से, किसी से 1,000 फ्रैंक्स, किसी से 400, किसी से 100, किसी से 60, किसी से कुछ, यानी कि मनी लैंडर से जो पैसे लिए वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट सूद के ऊपर, और आपको पता है इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहता है। तो दे वर हेड ओवर हील्स इन डेप्ट बेचारे। When Matilda returned the necklace, अपनी जब दोस्त को हफ्ता for a week गुजर गया, फिर वो नेकलेस जब देने गई तो her friend wasn't so happy, क्योंकि जाहिर है it has taken her a week, लेके एक दिन के लिए गई थी। तो उनकी दोस्त नाराज़गी का इजहार करती हैं कि you should have returned it sooner, तो मैं इसको पहले मुझे आके देना चाहिए था, you have taken a lot of time, I might have needed it, मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। एंड मैडम फुरेसी didn't open the case, यानी कि नेकलेस लेके वो ऐसी रख देती है, वो देखती भी नहीं कि जिन दोनों बातों ने ला के दिया। Matilda bravely faced being poor। अब जाहिर सी बात है जब 36,000 फ्रैंक्स उन लोगों को लौटाने हैं और सबके सब इन्होंने बोरो किए हैं, तो दे हैड टू गिव बैक। तो अब इनकी ज़िंदगी मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे गुजर फैमिली में, लोअर क्लास फैमिली में आ चुकी है। द डेप्ट हैड टू बी पेड, डेप्ट का मतलब कर्ज तो चुकाना था, एंड शी वुड पे इट। शी लेट हर मेड गो, अपनी मेड घर में काम करने वाले को जाने दिया क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। शी एंड हर हस्बैंड मूव टू अ स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट, और वो एक छोटे और सस्ते से घर में जाके रहना शुरू हो गए, बिकॉज दे कुडंट अफोर्ड टू लिव इन अ हाउस दे वर लिविंग। शी कुक्ड एंड डिड द हाउस वर्क ऑन हर ओन, सारे काम मैटिल्डा खुद करती हैं। शी स्क्रब द लॉन्ड्री, कपड़ों को रगड़ रगड़ के साफ भी खुद करना है, टुक आउट द गार्बेज, कचरा फेंकने भी जाना है, कैरीड अप द वाटर, ड्रेस लाइक अ पेजेंट। और सबसे बड़ी बात, अब मैटिल्डा की जो चार्म, जो ब्यूटी थी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी नाउ इट हैज़ स्टार्टेड टू डिक्लाइन, क्योंकि जाहिर है जब इतनी सारी मेहनत का काम खुद कर रही हैं तो फिर हाउ शी वॉजंट एबल टू शी वॉच्ड एवरी कॉइन शी स्पेंट, यानी कि एक एक पैसा इस्तेमाल करने से पहले दे वुड थिंक 1,000 टाइम। शी बार्गेन का मतलब होता है डिस्काउंट मांगना, कंसेशन मांगना। तो शी बार्गेन फॉर फ्रूट डीलर के साथ, फल बेचने वाले, सब्जी वाले के साथ, बुचर के साथ, हर किसी के साथ। और when she would keep on asking for discount, what would these people do? They would insult her। वो उनको इंसल्ट करते थे, उनसे बदतमीजी करते थे, ऑब्वियसली बिकॉज भाई जो कीमत है उसमें दो, वरना तुम नहीं दो। लेकिन these people they just couldn't do it बिकॉज इनके पास कोई पैसे ही नहीं थे जिसमें ये लोग काम करते सारा का सारा। हर हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, इनके हस्बैंड जो थे बेचारे ऑफिस से आने के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री से इवनिंग में भी काम करते थे, रात में भी काम करते थे। इन इवनिंग ही वुड वर्क एज अ बुक कीपर एक अकाउंटेंट का नाम है, थोड़े से लोअर लेवल के। और रात के वक्त वो डॉक्यूमेंट्स कॉपी करते थे लोगों की, 500 पेज, इतने कोई पैसे भी नहीं है लेकिन वट एवर दे वुड गेट। एंड दिस लास्टेड फॉर 10 years, 10 साल तक दिस कंटिन्यूड, एंड देन दे वर फाइनली एबल
टू बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे इन लोगों ने आके अपना तमाम का तमाम डेप्थ और इंटरेस्ट जो था वो सबका सब पे कर दिया। लेकिन इन 10 ईयर्स तक जब ये इंटेंस मेहनत की होगी तो क्या हाल हुआ होगा फिर मैटिल्डा का। वो ब्यूटी जिसमें इन्हें बड़ा चार्म था, आज वो ब्यूटी ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो गई थी। मैटिल्डा लुक्ड लाइक एन ओल्ड वुमन, यानी कि अब वो एक बहुत ही बुरी सी खातून की तरह लगती थी। समटाइम्स ही रिमेंबर व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल, वो अब याद करती थी एक ज़माने में कितनी खूबसूरत थी, लोग मुझे कितना एडमायर करते थे, कितना मुझे पसंद करते थे। What if she hadn't lost the necklace? She would think कि काश वो नेकलेस मैंने ना खोया होता। Who knows, शायद मैं आज भी वहीं होती। And then she would say कि how little there is between joy and misery. इंसान की खुशी, joy और misery का मतलब इंसान की तकलीफ के बीच में बहुत छोटी सी लाइन है। And once you cross it, everything ends. One Sunday अचानक क्या होता है कि she went for a walk, वो वॉक के लिए पार्क गई। एंड देन शी सॉ अ वुमन, उन्होंने एक खातून को देखा जो कि स्ट्रोलिंग, यानी कि वो भी वॉकिंग कर रही थी पार्क में आहिस्ता आहिस्ता एक बच्चे के साथ। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, द सेम फ्रेंड जिससे डायमंड नेकलेस लिया था। शी स्टिल लुक्ड यंग एंड ब्यूटीफुल, और फॉरेस्टियर तो अभी भी वैसी यंग और ब्यूटीफुल लग रही थी। तो लुइज़ा ने जब इनको देखा, शी वेंट टुवर्ड्स हर फ्रेंड, वो फौरन अपने दोस्त के पास गई, उनका फर्स्ट नाम लिया, हेलो जियान, कैसी हो जियान। द अदर वॉज सरप्राइज, फॉरेस्टियर बिल्कुल सरप्राइज थी कि हैं ये कौन है जो मुझसे इतना फेमिलियरली बात कर रहा है, लेकिन मैं तो उसको जानती नहीं हूँ। तो शी सेड कि बट मैडम आई डोंट रिकॉग्नाइज, यानी कि फॉरेस्टियर वाज टेकन अबैक कि ये कौन है भाई जो मुझसे ऐसे बातें कर रहा है, यू मस्ट हैव मिस्टेकन। तो मैटिल्डा ने बोला नहीं नहीं, मैं मैटिल्डा लुइज़ा हूँ। उनकी फ्रेंड परेशान, क्राइड आउट, उसने बोला कि हाय मैटिल्डा तुम कितना ज़्यादा चेंज हो गई हो। ऑब्वियसली बिकॉज हर ब्यूटी एंड चार्म हैड लॉस्ट, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। येस आई हैड अ हार्ड टाइम, कहती हैं कि बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मैटिल्डा कहती हैं बहुत सारे मसले, और ये सब के सब क्यों, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। अपनी दोस्त फॉरेस्टर को बोलती हैं, तो उनकी दोस्त हैरान होती हैं, बिकॉज ऑफ मी, क्या मतलब तुम्हारा। तो मैटिल्डा उन्हें याद कराती हैं, डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस आई बॉरोड, तुम्हें याद है डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था। फॉरेस्टर बोलती हैं हाँ बिल्कुल, क्या हुआ उस नेकलेस को। मैटिल्डा बोलती हैं आई लॉस्ट इट, मुझसे खो गया। तो फॉरेस्टर बोलती हैं कि यू रिटर्न इट, तुमने तो मुझे वापस भी कर दिया था वो। तो मैटिल्डा फिर बोलती हैं आई बॉट अनदर जस्ट लाइक इट फॉर 36,000 फ्रैंक्स। कहती हैं कि मैंने वो नेकलेस बाय किया था 36,000 फ्रैंक्स का, और 10 साल तक हम उन्हीं पैसों को रिटर्न करने के लिए लगे नहीं हैं मेहनत। वेल इट्स ओवर नाउ, लेकिन अब वो सब खत्म, एंड आई एम ग्लैड, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर। मैडम फॉरेस्टर वॉज सरप्राइज, यानी कि फॉरेस्टर बहुत सरप्राइज थी इस बात पर। यू बॉट अ डायमंड नेकलेस, तुम डायमंड नेकलेस लेके आई थी मेरा वाला रिप्लेस करने के लिए। तो मैटिल्डा बोलती हैं हाँ, लेकिन देखो तुमने नोटिस नहीं किया ना कितना मैंने ज़बरदस्त तरीके से प्राइड और जॉय के साथ बताती हैं कि वो मैंने तो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से उसे रिप्लेस किया था दूसरा लेके कि तुम्हें शक भी नहीं हो पाया। लेकिन व्हाट फॉरेस्टर सेज नेक्स्ट, मैटिल्डा के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। फॉरेस्टर सेज ओवरकम, यानी कि बिल्कुल इमोशंस से भरपूर, शी डजंट नो व्हाट टू से और हाउ टू रिएक्ट। क्लास बाय हर हैंड्स, अपने हाथों को पकड़ के वो टाइट से बोलती हैं ओ मैटिल्डा, मेरी प्यारी बेचारी सी दोस्त मैटिल्डा, मेरा डायमंड नेकलेस फेक था, वो एक कॉपी था, असल डायमंड्स नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत कितनी होती, 500 फ्रैंक्स की, एंड यू वेंट अहेड एंड बॉट अ न्यू वन, वो भी असल डायमंड्स। और जाहिर सी बात है ये सुन के हाउ वुड मैटिल्डा फील, मैटिल्डा वुड बी embarrassed, shocked, and most of all अपने ऊपर करेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। But this is the lesson in the story कि once we run after our greed को fulfill हम कभी नहीं कर सकते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है। So the lesson here from the story is कि अपने आप को काबू में रखना, and we have to keep our wishes and our desires in control. I hope you all have understood the chapter. If you want the notes and if you want comprehension, to reach out to the number I'm adding in the description box. Don't forget to like the video and subscribe to the channel. अपना ख्याल रखें। अल्लाह।